चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के चौथे चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं के कामकाज। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। लोकतंत्र केवल शासकों के चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी नियमों और संस्थाओं के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। इन संस्थाओं के कामकाज और उनके महत्व को समझेंगे हम यहाँ पर, और भारत में महत्वपूर्ण फैसले कैसे लिए जाते हैं और उनसे जुड़े विवादों को कैसे सुलझाया जाता है ना। भारत अगर कोई भी फैसला ले रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, उस विवादों को अगर सुलझाना है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो इसमें हम 3 प्रमुख अंग देखेंगे, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार विधायिका का कार्य क्या है और कार्यपालिका का कार्य क्या है और न्यायपालिका का। तो विधायिका क्या काम करती है? कानून को बनाने का काम करती है। किसी भी नियम को बनाने का काम कौन करती है? विधायिका। और उसे लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। तो इसकी रक्षा कौन करेगा भाई? तो इसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका तो है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 संस्थाओं के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चल के विधायिका जो है संसद कहलाएगी, और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, हम इन सवालों पर विचार करेंगे। आखिरकार इस चैप्टर में क्या क्या किस पर चर्चा करेंगे? तो ये संस्थाएं क्या काम करती हैं, ये जितने भी है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब काम क्या करती हैं। ठीक है, यही तो है भाई संस्था के कामकाज। देखते हैं तो एक संस्था दूसरे से कैसे जुड़ी है। दो, जैसे विधायिका कार्यपालिका से कैसे जुड़ी है? बिल्कुल जुड़ी है, उनका संबंध बहुत अच्छा है। इनके काम कितने लोकतांत्रिक है काम भाई लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक तो नहीं है। पता चले गैर लोकतांत्रिक हो तो फिर वही वाला सिस्टम आ जाएगा, राजा महाराजा वाला। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य ये समझना है कि संस्थाएं मिलकर सरकार का काम कैसे करती है। ठीक है, जो संस्थाएं मिलती हैं और ये मिलकर सरकार का काम कैसे करती है। बेसिकली इसमें राष्ट्रीय स्तर के सरकार के उदाहरण दिए जाएंगे, जिसमें कि केंद्र सरकार भी आएगा, और इसके बाद राज्य सरकार के कामकाज पर भी गौर कर सकते हैं। तो हमें पता है जैसे विधायिका जो है केंद्र सरकार में संसद की भूमिका निभाती है, और अगर मैं बात करूं तो राज्य में विधानमंडल विधानमंडल के भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। मान के चलो अगर हमें कुछ नियम वगैरह बनाने हो, कुछ फैसले लेने हो, तो कैसे, कोई नया फैसला कैसे लेंगे। तो एक उदाहरण के जरिए, एक सरकारी आदेश के जरिए ये हमें समझाया गया है। हुआ क्यों था कि 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसका नंबर ये है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि हम जितने भी सरकारी नौकरी हैं उसमें हम 27% आरक्षण देंगे। किनको देंगे? तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, FEBC को। ठीक है, ये देने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्या हुआ, इसमें पहले आरक्षण का लाभ केवल, अब आपको पता है कि पहले किसको मिलता था आरक्षण? SC और ST को, इससे पहले। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना। इस आदेश ने FEBC के लिए अलग कोटा बनाया, जिसमें अन्य लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे। अगर हमने SEBC के लिए अगर कोई कोटा बनाया है तो इसमें अन्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी है वो इसमें भाग नहीं ले सकती। और यह फैसला महत्वपूर्ण था और लंबे समय तक विवाद का कारण बना। ठीक है, तो हुआ यूं कि कोई भी प्रस्ताव अगर आएगा तो भैया विवाद का कारण बनेगा। किसी को पसंद आएगा, किसी को नापसंद आएगा, कोई समर्थन करेगा तो कोई समर्थन नहीं करेगा। तो जानते हैं इसको और अच्छे से। ठीक है, चलिए। निर्णय करने वाले भारत में बड़े सरकारी फैसले कैसे लिए जाते हैं और लागू होते हैं, ये समझने के लिए मंडल आयोग, जो कि बीपी मंडल के जरिए ये मंडल आयोग लाया गया, और आरक्षण का मामला एक अच्छा उदाहरण है। देख लेते हैं मंडल आयोग, एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो मंडल आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम पर है, उनका नाम है VP सिंह। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इनका नाम है मंडल। ठीक है,
मतलब मंडल के नाम पर ही मंडल आयोग रखा गया है, ठीक है। वीपी सिंह नहीं, सॉरी। मंडल आयोग का गठन 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया, ठीक है। इस नियम में क्या था कि जितने भी पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण देने का काम कर रहे थे ये लोग, ठीक है। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने क्या करी? अपनी रिपोर्ट दी, और जिसमें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिशें की गई। इस रिपोर्ट और सिफारिशों पर लंबे समय तक संसद और राजनीतिक दलों के बीच बहस चली। अगर मान के चलो कोई भी नियम आएगा या किसी भी तरह का सुझाव या आयोग सिफारिश या रिपोर्ट लाएगी तो इसके ऊपर चर्चा तो छिड़ेगा दोनों दलों में के बीच, या फिर जितने भी जो विरोध अपोजिशन पार्टी है इसका तो विरोध करेंगी। तो कई पार्टियां इसे लागू करने की मांग करती रही। कई पार्टी ने बोला भाई इसे लागू करो लागू करो, तो कई पार्टियां इसको समर्थन नहीं दे रही थी। तो 1989 के चुनाव में घोषणा पत्र में जनता दल ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1989 में जैसे चुनाव हुए, तो चुनाव में जो जनता दल है उन्होंने बोला कि भाई अगर हमें आप वोट देते हो तो हम इस जो कि कई टाइम से ये विवाद का मुद्दा रहा है इसको हम लागू करेंगे। किसको? तो SC-BC को, ठीक है। तो फाइनली चुनाव जीतने के बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार बनी तो सरकार ने क्या किया? इसे लागू भी किया, ठीक है। तो आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया, नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की मंशा जाहिर की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दी और 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में इसकी घोषणा की। इसके बाद 13 अगस्त 1990 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कैबिनेट के फैसले के अनुसार आदेश जारी किया, जो कि नंबर ये है के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फाइनली जब नई सरकार बनती है तो नई सरकार ने बल्कि वायदा किया था कि अगर हम जीते हैं तो ये पड़े हुए बिल है तो इसको हम क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। तो 27% धीरे धीरे क्या हो गया? लागू हो गया, ठीक है। विवाद और प्रतिक्रिया क्या हुई तो एक बार देख लेते हैं। विवाद और प्रतिक्रियाएं, इस फैसले का समर्थन और विरोध दोनों हुआ। यहां पर हम बात करते हैं कि इस जो ये मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी 27% का आरक्षण वाला, इस पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ। कहीं समर्थन मिला तो कहीं विरोध मिला। समर्थकों ने इस सामाजिक असमानता कम करने और पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका देने वाला कदम माना। समर्थक ये मानते थे ये तो बराबरी करने वाला है, जो बेचारे पिछड़े लोग हैं वो तो आगे नहीं आ पा रहे, तो ये तो अच्छा बिल है, अच्छा नियम है। तो वही विरोध करने वालों का तर्क था कि इससे योग्य लोगों के मौके छिनेंगे और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जो जितने भी इसका विरोध करने वाले लोग थे वो कह रहे थे जो भाई योग्य लोग हैं वो तो रह जाएंगे, उनके हक तो छीन लिया जाएगा, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की एकता पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दोनों वर्गों ने क्या क्या सोचा, जो समर्थक वर्ग था और जो समर्थक नहीं कर रहा था, जो विरोध कर रहा था। तो इस फैसले के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए। अब हिंसक हो गए भाई, कोई भी नियम कानून बनता है तो अब देखा जैसे किसान आंदोलन कितना चला। तो कोई ना कोई किसी भी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नियम आती है तो कितनी सारी चुनौतियां कठिनाइयां होती हैं किसी भी नियम व कानून को लागू करने के लिए, ठीक है। अदालत का इंटरफेयर हुआ इसमें। अब भैया इतना बड़ा मुद्दा बन गया, विवाद इतना बड़ा हो गया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना ही पड़ा। सरकार के 1990 के आदेश के खिलाफ अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए। तो यहाँ पर इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार बना मामला 1992 प्रमुख था। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की पीठ ने सभी मामलों को एक साथ सुना, ठीक है। कोर्ट ने आदेश को वैध ठहराया, लेकिन यह भी फैसला दिया गया कि पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से संपन्न लोग क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। इसके बाद 1993 में सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि
जो ये मंडल आयोग है, इसमें 27% आरक्षण की बात है, जो अच्छी बात है। इसको एक तरह से वैध ठहराया कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन हुआ यूं, इसमें दो इस ओबीसी को दो भागों में विभाजित किया, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है? जिसकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है एनुअली, मतलब कि वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और 8 लाख से जिनकी कम इनकम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला कि जो जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, सालाना 8 लाख से कम है, उसी को नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है और उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक है उसको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके बाद से 1993 में सरकार ने इसे संशोधित आदेश जारी किया। ठीक है, तो यही था। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? सरकार की जिम्मेदारी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जितने भी राजनीतिक संस्था होती हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है? नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, सिंपल सा फंडा है भाई ये तो। कर वसूलना, सेना, पुलिस, विकास कार्यों पर खर्च करना, तो ये सारी चीजें होती है, सरकार की जिम्मेदारी है ना ये। कल्याणकारी योजनाएं बनाना ताकि राज्य का कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, है ना, और भी कितने लोग हैं जिनका उनका व्यक्तित्व का विकास हो, तो इन सबको लागू करना। उसके बाद अगर बात करते हैं संस्थाओं की भूमिका क्या है, अब हम देखेंगे संस्थाओं की भूमिका। आधुनिक लोकतंत्र में कामकाज के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं और संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्य का विवरण होता है। हमने देखा है संविधान में प्रत्येक जो संस्था होती है सबका अलग अलग अधिकार है, अलग अलग काम है, जैसे कि प्रधानमंत्री का काम अलग है, राष्ट्रपति जी का काम अलग है। तो यहाँ पर मुख्य संस्थाएं कौन कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट, क्योंकि ये बड़ी कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें बड़े बड़े मंत्री होते हैं, तो ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण नीति होते हैं ये फैसले ये लोग लेते हैं। नौकरशाही, नौकरशाही क्या करते हैं? मंत्रियों के फैसलों को लागू करते हैं। नौकरशाही वही जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, ये सारे आते हैं जो कि नौकरशाही की भूमिका निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, नागरिक और सरकार के बीच विवाद को सुलझाना। नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम ही सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, आगे आखिरकार संस्थाओं का महत्व क्या है? तो संस्थाएं सुनिश्चित करती है कि सरकार का कामकाज नियमित और प्रभावी तरीके से चले। ठीक है, यह सुनिश्चित करती है कि जितने भी सरकार का कामकाज है वो एक नियमित और प्रभावी तरीके से चले। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ वीक पॉइंट आ गया या फिर स्लो काम हो गया, एकदम नियमित होगी और प्रभावी होगी। फैसले लेने में देरी हो सकती है लेकिन ये विचार विमर्श का अवसर देती है। हो सकता है कि फैसले देरी हो लेकिन विचार जो होगा, विमर्श होगा, जो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, संस्थाएं गलत फैसले जल्दी लेने से रोकती हैं, इसमें ये होता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस है, कार्यपालिका, विधायिका, फिर न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो अब यहाँ पर कोई भी कानून है, अगर जैसे लोकसभा है, लोकसभा कानून बनाती है, ठीक है, सॉरी, लोकसभा का कोई सदस्य कोई रिपोर्ट लाता है कि भैया इसमें ये सारे नियम है, तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा इसे पास करेगी, फिर राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे, तब जाके ये नियम बनता है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें भी देखा जाएगा कि कहीं ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, बट विचार विमर्श योग्य है। चुनौतियां क्या क्या आती है? संस्थाओं से जुड़े कायदे कानून के कारण काम में देरी हो सकती है, जटिलता हो सकती है, जैसे कि आपने देखा मंडल आयोग 1979 का था और कब लागू हुआ? 1993 में। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति के द्वारा सारे फैसले लेने की सोच लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। कोई एक व्यक्ति जो है वो फैसला नहीं ले सकता है, अकेले प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकते हैं, अकेले राष्ट्रपति जी कार्य नहीं कर सकते, सभी फैसले हर संस्था या सरकार के अलग अलग अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे, संसद। संसद वही विधायिका, विधायिका का एक अंग है ना। संसद आपको पता ही है, संसद के 3 अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मंडल आयोग की सिफारिशें सीधे संसद में पारित नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि मंडल आयोग की जितनी भी सिफारिश थी सीधे संसद में पारित नहीं हुई, लेकिन इस पर संसद में चर्चा ने
सरकार की राय को प्रभावित किया। राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। संसद के समर्थक के बिना सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि संसद ही सरकार की नीतियों को मंजूरी देता है। जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं वो संसद ही मंजूरी इसको देगा। अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले का समर्थन नहीं किया अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले का समर्थन नहीं किया तो ये लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों है। तो भैया लोकतंत्र में संसद जनता का प्रतिनिधि है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जितने भी सदस्य होते हैं कौन चुनता है? जनता चुनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जनता के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रतिनिधियों की ये सभा होती है, ठीक है, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं इन सबकी सभा ही होती है संसद, जो कानून को क्या करती है? संसद क्या करती है? कानून को बनाने का काम करती है, सरकार को नियंत्रित करती है और सार्वजनिक मसलों पर चर्चा करती है। कौन? संसद। इसलिए तो हमें संसद की जरूरत है। भारत में इसे संसद कहा जाता है। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दो सदन कौन? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, संसद के काम कानून बनाना, अभी हमने जिक्र किया। संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। संसद नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में बदलाव भी कर सकती है और उन्हें खत्म भी कर सकती है। इसी वजह से इसे विधायिका कहा गया है। ठीक है, सरकार पर नियंत्रण, बिल्कुल। संसद संसद सरकार के फैसलों और कामकाज की निगरानी करती है। सरकार संसद का विश्वास जीतकर ही चल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखें। अब बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण। सरकार के पैसे खर्च करने के लिए भी संसद अनुमति लेनी पड़ती है। अगर सरकार को पैसे खर्च करना है तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय नीति पर बहस, संसद राष्ट्रीय और सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करती है और किसी भी मामले की जानकारी मांग सकती है। कौन? संसद। यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। संसद के दो अंग हमने देख लिया, लोकसभा और राज्यसभा। कुल सदस्य की बात करें तो लोकसभा में 552 है, लेकिन अभी कितने हैं? 543 चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250, अभी 245 है। सदनों का चयन, लोकसभा में क्या होता है कि सीधा जनता ही इसे चुनाव करती है लोकसभा में, और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 साल। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको, ये स्थायी सदन होते हैं हर 2 साल में। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है आपके। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की भूमिका क्या क्या है। भारत के राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले। संसद के 3 अंग, हालांकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना ही वो लोकसभा के सदस्य होते, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। संसद के किसी भी फैसलों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर राज्यसभा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन पावरफुल है। वैसे तो लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, हाँ, राज्यों के मामलों में हो सकता है कि राज्यसभा थोड़ा पावरफुल हो सकता है। चलो चर्चा करते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक प्रभावशाली है क्योंकि अधिकतर मामले में इसे प्राथमिकता दी गई है। आप बोलोगे कि लोकसभा को शक्तिशाली क्यों दिया गया? तो बेसिकली आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। सामान्य कानून दोनों सदनों से पारित होती है, लेकिन मतभेद होने पर संयुक्त सत्र में फैसला होता है, जहां लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है क्योंकि इसके सदस्य अधिक है। सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलो कि लोकसभा से कोई कानून पास हुआ, राज्यसभा से कोई कानून पास नहीं हुआ, या फिर दोनों में मतभेद हुआ, तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है। ठीक है, और इस पर जब विचार होता है तो उसमें लोकसभा ही जीती है क्योंकि लोकसभा की संख्या कितनी ज्यादा है। ठीक है, पैसे के मामलों में
लोकसभा के अधिकार ज्यादा है। ठीक है, पैसों के मामले में सबसे ज्यादा अधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ना के बराबर है। बजट या वित्तीय बिल को राज्यसभा में खारिज नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा बजट या फिर वित्तीय बिल को खारिज नहीं कर सकती है, केवल 14 दिन की देरी या सुझाव दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अपने आप ही बिल पास हो जाएगा अगर इन्होंने देर किया तो। लोकसभा इन सुझावों को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा माने या ना माने उनकी मर्जी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा क्या करती है? मंत्रिपरिषद को नियंत्रण करने का काम करती है। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसे लोकसभा का बहुमत हासिल हो। लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा संख्या में जीत कर आती है और बहुमत लेती है, और बहुमत के आधार पर जितने भी सदस्य जीते हुए होते लोकसभा में, वो लोग अपना प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, अगर लोकसभा बहुमत खोने का फैसला करे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर लोकसभा का बहुमत खो गया, पता चले बहुमत ही ना है, तो इसमें मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, जो अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा के पास तो ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका, सरकारी आदेश के पीछे नीतिगत फैसले का क्रियान्वयन होता है, जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, आप देखो कार्यपालिका आ गए, विधायिका हमने पढ़ लिया है ना। विधायिका में कानून बनता है और यहाँ पर लागू होता है। तो देख लेते हैं, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि कार्यपालिका दो होती है, एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जो सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करती है, कौन? राजनीतिक कार्यपालिका। हालांकि प्रधानमंत्री संसद के समर्थन के बिना फैसले नहीं ले सकते। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को अमल में लाने के लिए जिम्मेदार होती है। सरकार का सामान्य अर्थ कार्यपालिका ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका कौन होती है? स्थायी कार्यपालिका वही जो परमानेंट होते हैं, उनका कोई विघटन नहीं होता, उनका कोई चुनाव नहीं होता, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और भी बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम दे के पास होके आते हैं। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका कौन होते हैं? जैसे कि जिसको जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए मंत्री जो बड़े फैसले लेते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। स्थायी कार्यपालिका सिविल सेवक या नौकरशाह जो मंत्रियों के तहत काम करते हैं और प्रशासन चलाने में मदद करते हैं, ये वही होते हैं जैसे कि आईएएस। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं, मंत्रियों को नौकरशाहों से ज्यादा अधिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और इनकी इच्छाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेकर निर्णय लेते हैं। वो सब किससे सलाह लेते हैं? तो आईएएस वगैरह, जो भाई कानून के मामलों में, नियम के मामलों में अच्छे से जानता है। लेकिन अंतिम फैसला उनकी व्यापक दृष्टि और जनता की जरूरतों पर आधारित होती है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, इसीलिए मंत्री फैसलों के लिए जवाबदेह होती है। इसीलिए क्योंकि जनता ने चुना है तो जवाब भी तो जनता को देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। हालांकि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, आइए इस आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर कोई लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेता है कोई भी पार्टी, या फिर नहीं बहुमत हासिल करने पर गठबंधन, जब दो पार्टी आपस में मिल जाती गठबंधन हो जाता है, तो उसमें जितने भी नेता होते हैं उसमें एक नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर बहुमत स्पष्ट ना हो तो राष्ट्रपति उसे नेता को चुनते हैं जिसे सदन में बहुमत मिलने की संभावना हो। ठीक है, कार्यकाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है। ठीक है, वो जब तक पद पर रहता है जब तक कि वो पार्टी या गठबंधन का नेता है। ठीक है,
वैसे लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। जितने भी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति जी हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री आमतौर पर बहुमत वाली या गठबंधन से होती है। कोई व्यक्ति संसद के सदस्य ना होते हुए भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है ना। ठीक है, कोई भी मंत्री बन जाओ, लेकिन भाई 6 महीने के अंदर उसे बहुमत हासिल करना होगा। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। हमें पता है मंत्रिपरिषद में सभी जितने भी मंत्री सब शामिल होते हैं। इसमें आमतौर पर 60-80 मंत्री होते हैं। 60 से 80 मंत्री किसमें होते हैं? मंत्रिपरिषद में। और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह है। मंत्रिपरिषद का सबसे टॉप जो समूह है वो है कैबिनेट मंत्री, क्योंकि इसमें ना बड़े बड़े मंत्रालय आते हैं। ठीक है। जिसमें करीब 25 वरिष्ठ मंत्री होते हैं। कैबिनेट देश के बड़े फैसले लेने के लिए बैठकों में चर्चा करती है, तो कैबिनेट बड़े फैसले लेती है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद पे 60 से 80 मंत्री होते हैं। मंत्रियों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता होते हैं और जो बड़े मंत्रालयों के प्रभारी रहते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेकर फैसले लेते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों का स्वतंत्र रूप से प्रभार संभालते हैं और कैबिनेट बैठक में केवल विशेष आमंत्रण पर ही शामिल हो सकते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं और उनके अधीन काम करते हैं। ठीक है। टोटल 3 है मंत्रियों के प्रकार में हमने 3 दिख ले। कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री यहाँ पर बात करते हैं, फिर ठीक है। तो जो स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं और राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के स्वतंत्र रूप से प्रभाव संभालते हैं बेसिकली। ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री की हेल्प कौन करते हैं? तो राज्य मंत्री करती है। ठीक है। अब फैसले कैसे होते हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं। कैबिनेट सामूहिक रूप से काम करती है और हर मंत्री को कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। कोई मंत्री सरकारी फैसलों की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट को सहयोग देता है और वरिष्ठ नौकरशाही के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़ते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है और विभागों के काम का समन्वय करता है और मंत्रियों को काम सौंपता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देता है। अगर प्रधानमंत्री के इस्तीफा दे दिया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का सबसे प्रभावशाली सदस्य होता है और उसका अधिकार उसके व्यक्तित्व और जनता पर प्रभाव पर निर्भर करता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने प्रभाव से सारे अधिकार केंद्रित किए। हालांकि गठबंधन सरकार के कारण प्रधानमंत्री के अधिकार सीमित हुए। अब उसे गठबंधन के साझेदारी और दूसरी पार्टियों के राय की भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई गठबंधन सरकार लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती है, तब यहाँ पे मनमानी तो करनी नहीं है भाई, क्योंकि दोनों पार्टियों की तो बात माननी पड़ेगी, जिसपे क्या होता है, नियंत्रण हो जाते हैं और अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति। तो बेसिकली आपको पता होता है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन असल में वास्तविक रूप से पावरफुल कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है। नाम मात्र पावरफुल या नाम मात्र शक्तिशाली कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक में शक्तिशाली अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री। तो चलो देख लेते हैं राष्ट्रपति जी का काम क्या है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर होता है। प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, जिसका काम मुख्य रूप से आलंकारिक होता है। राष्ट्रपति संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? तो संसद और विधानसभाओं के
सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है और पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है। राष्ट्रपति के नाम पर सभी सरकारी गतिविधि, कानून और प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करना उसकी जिम्मेदारी। किसकी? राष्ट्रपति। तो एग्जाम में आएगा एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किससे पूछकर? तो प्रधानमंत्री जी से पूछकर। यदि कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है। मान के चलो लोकसभा से भी कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया, और जब राष्ट्रपति जी के पास आता है तो वो क्या करेंगे? उसको वापस भेज देंगे कि भैया इस पर थोड़ा सा विचार कर लो, कुछ कमी तो नहीं है। तो जिस पर क्या करता है, उसे दोबारा भेज सकता है। लेकिन संसद के दोबारा पारित करने पर उसे मंजूरी देनी, अगर दोबारा संसद ने इसे पारित कर दिया किसी भी बिल को, तो राष्ट्रपति जी को उसे लागू करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यायपालिका। तो हमने बताया न्यायपालिका जो है बेसिकली न्याय करने का काम करती है ना, कानून की रक्षा करने का काम करती हैं। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका एक स्वतंत्र व प्रभावशाली संस्था है। इसका उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान का पालन सुनिश्चित करना और कानून के राज को बनाए रखना। न्यायपालिका का महत्व क्या है? यदि देश में सर्वोच्च न्यायालय ना हो, मान लेते हैं अगर यदि देश में क्या ना हो, सर्वोच्च न्यायालय ना हो, तो उस सरकार के फैसले जांचने का अधिकार ना हो या उस पर लोगों को विश्वास ना हो, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा अगर गलती से न्यायपालिका कमजोर हुई तो। न्यायपालिका निष्पक्ष फैसले सुनाए और लोग उनका पालन करें, ये जरूरी है। इसलिए हर लोकतंत्र में स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका भाई स्वतंत्र होगी जब तो काम करेगी। पता चले किसी पार्टी के अंडर आ जाए तो पार्टी का पक्ष करेगी, ठीक है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा क्या है? भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है, हमें पता है एकीकृत है भैया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की न्यायिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए शीर्ष अदालत है। सबसे बड़ा कौन? सुप्रीम कोर्ट। प्रत्येक राज्य में भी हाई कोर्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर जिला स्तर पर भी स्थानीय न्यायालय होते हैं जिसको स्थानीय स्तर पर माना जाता है। न्यायपालिका के अधिकार। न्यायपालिका विवादों को निपटारा करती है। जैसे नागरिकों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको निपटारा करेगी। नागरिक और सरकार के बीच हुआ तो उसको विवादों को निपटारा करेगी। राज्य सरकार के बीच हुआ तो उसको, केंद्र व राज्य के बीच अगर पंगा हो गया तो उसके क्या करेगी? न्यायपालिका उसको क्या करेगी? निपटारा करेगी। ये न्यायिक समीक्षा के जरिए जांच करती है कि कानून या कार्यपालिका का फैसला संविधान के खिलाफ या नहीं है। ये भी जांच करती है अगर किसी, जैसे कि संसद ने कोई कानून बनाया और अगर कानून संविधान के खिलाफ है या नहीं है, अगर खिलाफ है तो उसको वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, नहीं तो आगे कानून फिर प्रोसेस में चला जाता है। अगर कोई कानून संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ हो तो अदालत उसे अमान्य कर सकती है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक है। याद रखना आता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है? न्यायपालिका। और नागरिक अपने अधिकारों को उल्लंघन पर अदालत जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, डायरेक्ट चले जाओ कहां पर? न्यायालय। जनहित याचिका पीएल के जरिए कोई भी व्यक्ति जनहित के मुद्दों पर अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है। कोई भी जनहित का मुद्दा हो तो आप पीएल जारी मुद्दों पर जारी कर सकते हैं, अदालत में अपील कर सकते हैं। जनहित याचिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भैया न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं।
जो प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, दोनों का सलाह चाहिए। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है। नए न्यायाधीशों का चयन वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है भैया। आप सोच रहे हो कि किसी न्यायाधीश को हटा देंगे तो बहुत कठिन है। जिस प्रकार चुनाव आयोग, ये न्यायाधीश, ये सब, इन सबको हटाना बहुत कठिन है। ये तभी संभव है जब संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। अदालतें संविधान की व्याख्या करने और उसके अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसले देने के लिए सक्षम है, तो इनको हटाना भी सरल है। जनता का विश्वास। भारतीय न्यायपालिका ने मानवाधिकार और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। ये सरकार की गलतियों और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करता है। ठीक है, एक तरह से सॉरी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सरकार की जितनी भी गलतियां होती है और शक्ति दुरुपयोग करता है, तो इसमें क्या करता है, मानवाधिकार पूरी तरीके से उसमें इंटरफेयर करेगा कि भैया ये तो गलत है। ठीक है ना? तो किसी भी सरकार अगर कोई शक्ति का दुरुपयोग करती है तो उसमें मानवाधिकार इंटरफेयर करेगा और उसको रोकने का काम करता है, जिससे लोगों का व्यापक समर्थन और विश्वास इसे हासिल है। ठीक है, लोगों को विश्वास है भाई मानवाधिकार के ऊपर। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? 5वां, तो उससे पढ़ेंगे। ठीक है।